Hello, students. I hope you all are fine and safe at your homes. So, let's begin our first English lesson. Students, first of all, we are going to start our online session with a grammatical topic. और जो टॉपिक मैं आज आप लोगों को शुरू करवाने जा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के द्वारा इसी टॉपिक को सीखने और समझने की मांग आती है। आपने ठीक समझा, आज हम टेंस एस्पेक्ट्स का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से भी ये मानना है कि यदि आपको इंग्लिश ग्रामर में अपने आप को परफेक्ट करना है तो आपको टेंस की बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर के अन्य टॉपिक्स भी इन्हीं टेंसेस के ऊपर ही आधारित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस एस्पेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं कि टेंसेस प्रायकर 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। इस टेंस को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि प्रत्येक टेंस वो अलग अलग फेजेस यानी कि अलग अलग चरणों में काम करता है, और एक टेंस में हम कई प्रकार के वाक्य बोलते हैं, बनाते हैं और उनको लिखते हैं। सो इन द प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने एक फॉर्मल डेफिनेशन भी लिखी है, आप देख सकते हैं उसको। उसी को मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, किन परिस्थितियों में हम इन्हें यूज़ में लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट, यानी जब भी कोई घटना वर्तमान में घटती है, और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, यानी वर्तमान में घटने वाली जो रेगुलर इवेंट्स है, जो भी रेगुलर एक्शंस हैं, उनकी जब हम प्रायकर बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं उसे हम काम में लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, सबसे पहले उसे समझते हैं। आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर में मैंने जो लिखा है वो भी मैं आपको वन बाय वन समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले वी हैव सब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स इज डूअर, यानी कर्ता, हिंदी में जिसे आप कर्ता कहते हैं, किसी भी काम को करने वाला, प्लस मेन वर्ब। इसके आगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको मेन वर्ब, जिसे कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो आपको लगानी है, प्लस आगे पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एस या ई एस लिखा है, और जो चीज़ पैरेंथेसिस के अंदर लिखी है उसका अर्थ ये होता है कि वो ऑप्शनल है, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें मेन वर्ब के आगे एस या ई एस लगाना होता है, और कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर हमें मेन वर्ब के आगे एस या ई एस नहीं लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। And now as you can see some examples on your screen. First, I study in 10th standard. अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने जो 4 सेंटेंसेस लिखे हैं उन चारों सेंटेंसेस में मैंने जहाँ पर मेन वर्ब है उसको मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है। सेकंड सेंटेंस, ही टीचेस इंग्लिश, यानी वह अंग्रेज़ी पढ़ाता है। पहले वाले वाक्य का हिंदी अनुवाद, मैं कक्षा 10 में अध्ययन करता हूँ। थर्ड सेंटेंस, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। और फोर्थ सेंटेंस, हिज फादर वर्क्स इन ए बैंक, उसके पिताजी एक बैंक में काम करते हैं। अब स्ट्रक्चर को पढ़कर हमें ये तो समझ में आ गया कि किस प्रकार से वाक्य बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वो भी यहाँ पे थोड़ा सा अकर होता है। और कन्फ्यूज़न आप सभी के दिमाग में यही आ रहा होगा कि हमें क्या पता चलेगा कि वो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है जहाँ पर हमें मेन वर्ब के आगे एस ई आई एस लगाना है और कहाँ पर हमें मेन वर्ब के आगे एस ई आई एस नहीं लगाना है। तो उसके लिए
जो एक दो अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स की, कर्ताओं की जो एक टेबल आप देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स यानी कर्ता, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड सेकंड वी हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि एक वचनकर्ता, जो कि सुनने में समझने में एक लगे, वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। और कौन कौन से हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स, उसकी भी आप लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ही, शी, इट, या कोई भी वन नेम, जैसे ब्रैकेट में मैंने एक नाम लिख रखा है राम, आपका भी नाम हो सकता है। और प्लूरल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट जो कि एक से ज़्यादा होते हैं, बहुवचनकर्ता होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे। नेम्स, मोर देन वन नेम, जैसे कि राम एंड श्याम। यहाँ पर हम पीपल, चिल्ड्रन आदि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि प्रायकर प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही चीज़ समझने की आवश्यकता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, उस कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के आगे आपको एस लगाना है। एंड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन देयर इज नो नीड टू ऐड एस और es आफ्टर द मेन वर्ब। नाउ यू कैन सी 8 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑन योर स्क्रीन। अब ये जितने भी जो 8 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें मेन वर्ब तो स्टडी है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में मैंने सिर्फ स्टडी लिखा है और कुछ सेंटेंसेस में स्टडीज़ लिखा है। यानी कि कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें मेन वर्ब के आगे एस जोड़ा है, और कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां पर मेन वर्ब के आगे एस हमने नहीं जोड़ा। और वो किस लिए? अभी अभी मैंने आपको वो टेबल समझाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लूरल है, वहां पर मेन वर्ब के आगे कोई एस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और जिन वाक्यों में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, उन वाक्यों के आगे हमने मेन वर्ब के आगे एस या ई एस को जोड़ दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन 8 सेंटेंसेस में जहां पर वर्ब्स दी गई हैं, उनको मैंने रेड कलर और ब्लू कलर में हाईलाइट कर रखा है। जैसे नंबर 1, आई स्टडी इंग्लिश। नंबर 2, वी स्टडी इंग्लिश। नंबर 3, शी स्टडीज इंग्लिश। नंबर 4, ही स्टडीज इंग्लिश। नंबर 5, they study English. नंबर 6, you study English. नंबर 7, अपूर्व, मेरा ही नाम है, अपूर्व स्टडीज इंग्लिश। 8th, टीना एंड विभा स्टडी इंग्लिश। Now there are some keywords which are generally used in present indefinite tense, like generally, often, usually, seldom, everyday, etc. इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काम आते हैं। इनका यूज़ हम दूसरे टेंसेस में भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कीवर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही काम में आते हैं। और इनको दिखाने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर आप इन कीवर्ड्स को देख लें, तो ये इसी तरफ अपना इंडिकेशन देगा कि ये वाक्य हो ना हो ज़रूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द यूसेजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूसेजेस का अर्थ होता है वो परिस्थितियां, वो कंडीशंस जहां पर प्रायकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन समथिंग इज जनरली ट्रू, जो प्राय सत्य ही होता है, जिसको हम यूनिवर्सल फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य जो होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं तो हम प्रायकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी सम सेंटेंसेस ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में ही उगता है। अब ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि सूर्य जो है वो तो पास्ट में भी पूर्व दिशा से उगता था, अभी भी पूर्व दिशा से उगता है, और फ्यूचर में भी पूर्व दिशा से ही उगेगा। तो जब भी कभी हम यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करते हैं, तो उनको बोलने के लिए या उनको लिखते समय हम ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ में लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीपुल नीड फूड। थर्ड एग्जाम्पल, इट स्नोज इन विंटर।
प्रायकर सर्दियों में ही बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है। फोर्थ, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि 100 डिग्री जब तापमान हो जाता है, उस तापमान पे आने के बाद में पानी उबलता है। फिफ्थ, प्लांट्स डाई विदाउट वाटर। पौधे जो हैं वो बिना पानी के मर जाते हैं। सिक्स्थ, 2 and 2 मेक 4 एक्सेट्रा। तो जब भी कभी आप यूनिवर्सल फैक्ट्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही आपको काम में लेना है। द नेक्स्ट यूसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज हैबिट्स और थिंग्स दैट वी डू रेगुलरली। हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ऐसे कार्य जो हम वर्तमान में प्राय करते हैं या वर्तमान में जो हमारी आदत है उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल्स लाइक आई प्ले टेनिस ऑन एवरी ट्यूसडे। हर मंगलवार को मैं टेनिस खेलता हूँ। वी ऑफन गो टू द सिनेमा। अब एक ख़ास बात आप इन वाक्यों में देखेंगे कि जो कीवर्ड्स मैंने आपको सजेस्ट किए थे, जो कीवर्ड्स मैंने आपको अभी पहले वाले स्लाइड में दिखाए थे, उन्हीं कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ में लिया है। थर्ड, शी गेट्स अप एट 7 o'clock एवरी डे। वह रोज़ सुबह 7 बजे जागती है। जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है वहाँ पर वर्ब्स के आगे एस या ई एस भी देखने को मिल रहा है, और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है वहाँ पर मेन वर्ब के आगे कोई भी एस या ई एस नहीं है। फोर्थ, एट द वीकेंड वी यूजुअली गो टू द मार्केट। सप्ताहांत में हम प्रायकर बाजार जाते हैं। फिफ्थ, आई यूजुअली वियर स्पोर्ट शूज़। सेल्डम आई वियर फॉर्मल शूज़। यदा कदा ही मैं फॉर्मल जूते पहनता हूँ। अगला यूसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि जब भी हम प्रायकर किसी फिल्म की बात करते हैं, जो फिल्म हमने देख ली है, एक मूवी में, एक फिल्म में जो होता है, या जो नाटकों में होता है, या जो किताबों में प्रायकर हम पढ़ते हैं, उसकी बात करते समय भी प्रायकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फिल्म। आपने कोई फिल्म देखी और उस फिल्म के अंत में जो फिल्म का नायक जो है अगर वो मर जाता है, तो प्रायकर हम बात करते हैं ना कि उस पिक्चर के अंत में वो नायक जो होता है वो मर जाता है। सो द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द फिल्म। सेकेंड, ए यंग वुमेन ट्रेवल्स थ्रू यूरोप। सेकेंड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने एक से ज़्यादा सेंटेंसेस यहाँ पे काम में लिए हैं, यानी कि इस सेंटेंस में देर आर डिफरेंट क्लॉजेस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन ऑल द क्लॉजेस। ए यंग वुमेन ट्रेवल्स थ्रू यूरोप वेयर शी मीट्स डिफरेंट पीपल एंड फाइनली फॉल्स इन लव। सो ट्रेवल्स, मीट्स, फॉल्स, सब्जेक्ट यहाँ पे ए यंग वुमेन ही है, और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जितनी भी जो वर्ब्स हैं उसके आगे एस या एस लगा दिया है। थर्ड सेंटेंस, इन दिस बुक। मैंने बताया था कि जब भी कभी किताब की बात करते हैं कि किताब में आपने कुछ पढ़ा और जब उसके बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ में लेते हैं। सो इन दिस बुक एन आर्मी इन्वेड्स ब्रिटेन। इस किताब में जो सेना जो होती है वो ब्रिटेन को युद्ध में हरा देती है और अपने अधीन कर लेती है। फोर्थ, द मेन कैरेक्टर इज़ वेरी प्रिटी एंड वर्क्स इन ए बुक शॉप। अब यहाँ पर एक ख़ास बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बी फॉर्म वर्ब जो होती है, यानी कि बी फॉर्म वर्ब्स कौन कौन सी होती है, इज़, एम, आर। प्रेजेंट टेंस में तो काम में आने वाली बी फॉर्म वर्ब्स इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़ और हैव प्रायकर यही होती है। और इसी सेंटेंस के अंदर हमने मेन वर्ब भी काम में लिया है, तो इज़ ए बी फॉर्म वर्ब एंड वर्क्स इज़ द मेन वर्ब। अब आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर एक वर्कशीट देख सकते हैं जहां पे मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस वो मैंने आपको दिए हैं, और हर सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब को जो रिक्त स्थान है वहां पर उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करें उस समय इस वीडियो को पॉज कर ले, यानी रोक ले, और रोकने के बाद में अभी तक इससे पहले आपने जो भी कुछ समझा है उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेन वर्ब आप इसके अंदर भरें, और भरने के बाद में इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक और वर्कशीट आपको मैंने यहाँ पे दी है
लेकिन इसमें आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में, जैसे सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड सेंटेंस नंबर 12th एंड 14th, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में बी लिखा है। बी का मतलब यहाँ पे आपको बी फॉर्म वर्ब भरनी है। बी फॉर्म वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर होती है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इज एम या आर बी से ही भरना होगा। हर टेंस में प्रायकर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो चूंकि अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसके एग्जाम्पल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन। What does it say? It says start the sentence with do or does plus subject plus main verb and plus object and interrogative symbol at the end of the sentence. अब यहाँ पर आपके सामने दोबारा आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि यहाँ पर हम इस बात को कैसे तय करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स के पहले डू लगेगा और किन सब्जेक्ट्स के पहले डज लगेगा। तो अभी मैंने आपको जब एफर्मेटिव सेंटेंस शुरू किया था तो वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स की एक टेबल आपके सामने शो की थी। आप दोबारा रिवर्स में जाके उसको देख सकते हैं। और वहाँ पर मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट्स का जो कॉलम है उसमें डज लिखा था और प्लूरल सब्जेक्ट्स का जो कॉलम है उसमें मैंने डू लिखा था। तो बहुत ही आसान है इसको समझना कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके पहले हमें डज लगाना है और जहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है उसके पहले आपको डू लगाना है। लेकिन एक सबसे खास बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब आप एफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो सकता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के आगे एस या एस आपको मिले, लेकिन जब आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उस समय मेन वर्ब के आगे एस या ई एस नहीं लगाना। जिस वाक्य की शुरुआत में डज लग जाता है उस वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय मेन वर्ब के आगे हम किसी प्रकार का एस या एस नहीं लगाएंगे। जैसे आप यहाँ पे सेकंड सेंटेंस एक बार देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शी प्लेज फुटबॉल, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा डज शी प्ले फुटबॉल, बिकॉज शी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के पहले आपको डज लगाना पड़ेगा। यदि अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया डज शी प्लेज फुटबॉल तो ये गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हमें बरतनी हैं और इसी के आधार पे आप इन सेंटेंसेस को देखिए। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है और उसी के आगे मैंने उन सेंटेंसेस को उनके इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब जिस प्रकार से एफर्मेटिव सेंटेंस की एक वर्कशीट आपको मैंने शो की थी, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए एक वर्कशीट आपको यहाँ पे दी गई है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर आपको डू या डज ये चूज करके और इनमें आपको भरना है। और अब फटाफट बात कर लेते हैं अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर इज इट्स वेरी सिंपल। सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट choose do or does plus not and plus main verb and plus object. So again we are repeating the same sentences। जैसा कि अभी मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपको जो ब्लैक कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस लिखे थे उनको अब हम नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आई प्ले फुटबॉल। अब इसको समझना बड़ा ही इजी है। जहां पर आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाया था, इस बार आपको सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। यहां पर भी डू और डज से संबंधित नियम वही हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर डज, यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो डू और उसके आगे नॉट, तो या तो डू नॉट या डज नॉट। आई प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जब इसको निगेटिव में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो हिंदी में इसको कुछ इस तरीके से बोला जाएगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। शी प्लेज फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि
हो सकता है एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के आगे एस ई एस होगी, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो एस ई एस लगाना पड़ेगा। लेकिन निगेटिव सेंटेंस बनाते समय जब डू या डज हम लगा रहे हैं तो उसके बाद में मेन वर्ब के आगे कोई भी एस ई एस नहीं लगाएं। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया शी डज नॉट प्लेस फुटबॉल, तो वो गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल। बाकी के दो सेंटेंसेस भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के अगले टेंस की, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जनरली इस टेंस में प्रेजेंट के अंदर जो कंटिन्यूअस एक्शन होते हैं या जो करंट एक्शंस हैं, यानी कि अभी जो हो रहा है, वर्तमान में जो चीज़ चल रही है या जो एक्शन हो रहे हैं, उनकी बात करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपने देखा था कि हमने 3 प्रकार के वाक्यों पे वर्क किया था, एफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का एक सिंपल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ जितने भी जो ये सेंटेंसेस हैं या जितने भी जो ये टेंस हैं, इन सब में कुछ चीज़ें तो लगभग सभी टेंसेस में समान है। जैसे सेंटेंस की शुरुआत प्रायः सब्जेक्ट से हो रही है, सेंटेंस के लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इनसे तो आप बहुत भली भांति फैमिलियर हो ही गए होंगे। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही जैसे यहाँ पर आपको अपने सेंटेंस को सब्जेक्ट से बिगिन करना है, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स ये काम में लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स काम में लेनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज़ या एम या आर। अब किस कंडीशन में इज़ एम आर काम में लेंगे, ये टेबल मैं अभी आपको अगली स्लाइड में शो करूँगा। प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। जिन वर्ब्स के आगे हम आईएनजी लगा देते हैं और अगर वो वर्ब किसी कंटिन्यूअस टेंस में काम में ली जा रही है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। अभी तक मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग बन गया, तो अभी तक हम जिसे आईएनजी वर्ब कहते थे, टेक्निकली ग्रामेटिकली उसका सही नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होता है। अब जो प्रश्न अभी हमने उठाया था कि कहाँ पर हमें इज़ एम आर काम में लेना है, वेरी सिंपल। इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर लाइक ही शी इट और एनी वन नेम, उसके आगे आपको हेल्पिंग वर्ब इज़ लगानी है। इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल लाइक वी, यू, दे, नेम्स मोर देन वन नेम, राम एंड श्याम, चिल्ड्रन, पीपल, इनके आगे आपको हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ में लेनी है। और हेल्पिंग वर्ब एम तो आई के ही बाद में काम में ली जाती है। ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, बचपन से ही हम सीखते आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज हेल्पिंग वर्ब ईदर इज, एम और आर। तो जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं और कुछ अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में उससे भी रिलेटेड मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे कि हम टेंसेस को सीखने के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश का भी हमारा अभ्यास हो सकता है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही इन वीडियोस को देखकर अंग्रेज़ी में सेंटेंस बोलना बनाना सीख सकते हैं। सो सबसे पहले शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको अभी मैं इस नियम को बता ही चुका हूँ कि कहाँ पर इज़, कहाँ पर एम और कहाँ पर आर को यूज़ में लेना है। सेकंड सेंटेंस, दे आर कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट, वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड, होल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 वायरस। आप सभी को पता ही है कि अभी पूरी दुनिया कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस जो है उसके खिलाफ लड़ रही है। फोर्थ, दीज डेज वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम आवर होम्स। इन दिनों अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं, हम सब लोग अभी अपने घरों से ही काम कर रहे हैं।
हम लोग वीडियो भी बनाकर आपको अपने घर से ही भेज रहे हैं, आप लोग अपने घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग अपने घर से ही अपना काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस समय, यानी कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय ही वो एक्शन कंटिन्यूअस है। अगर वर्तमान में भी वो किसी समय अपनी कंटिन्यूटी में है तो उसकी बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम एक्सप्लेनिंग प्रेजेंट टेंस, और अभी इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस को समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यदि अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स जिनको आपने एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में काम में लिया था, उन हेल्पिंग वर्ब्स को अब आपको सब्जेक्ट से पहले आपको लगा देना है। नियम वही है कि यदि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके पहले इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके बाद में आर, और यदि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके पहले एम, प्लस बाद वाला जो भी हिस्सा है वो एज इट इज़ रहेगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस बी जो हेल्पिंग वर्ब्स थी उसके बाद में क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी कि आईएनजी वाली क्रिया और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में वो एज इट इज़ रहेंगी। तो कुछ सेंटेंसेस भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देखिए ब्लैक कलर में मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हैं और नीचे रेड कलर में उनको मैंने इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो एज यू कैन सी, सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज शी इज़ टीचिंग साइंस। सो इज़ शी टीचिंग साइंस? Second, they are talking with each other. Are they talking with each other? Third, I am talking to you. Am I talking to you? Etc. etc. और इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ईदर इज, एम और आर, प्लस नॉट एंड प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। तो अभी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर हम इनको भी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शी इज़ टीचिंग साइंस, तो शी इज़ नॉट टीचिंग साइंस। कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना। अगर एक एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर याद हो गया तो हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के बीच में सिर्फ आपको नॉट लगाना है और बड़ी आसानी से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। दे आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, सेकेंड सेंटेंस देख सकते हैं आप। एफर्मेटिव था दे आर टॉकिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। और जैसा कि अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैंने वर्कशीट दी है एक्सरसाइज की, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो मेन वर्ब दी है उसको आपको फिल करना है। देयर आर 10 सेंटेंसेस और 10 सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंस एफर्मेटिव हैं, कुछ इंट्रोगेटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। तो जिस फॉर्म में जो सेंटेंस दिए हैं उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर अपना करेक्ट आंसर फिल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब प्रेजेंट टेंस में नंबर 3 हमारे सामने टेंस आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम के अंदर ही इनका मतलब छुपा हुआ होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता, यानी जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। प्रेजेंट के अंदर जब भी हम किसी परफेक्ट एक्शन यानी कि किसी कंप्लीटेड एक्शन जिसको सुनने में समझने में ये लगे कि इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है, उसकी जब हम बात करते हैं तो जनरली वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं आपके सामने कुछ कंपैरेटिव सेंटेंसेस रखता हूँ, आप उनको सुनिए और आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसमें पूर्णता का यानी जिसमें कि कुछ बाकी नहीं रहने का भाव आ रहा है वो कौन सा वाक्य है। अगर मैं ये बोलूँ मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन दिस स्कूल, क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी कंप्लीटेड एक्शन यानी कि पूरे हो चुके एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा है। मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस
आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो अभी तो यहाँ पे पढ़ने का काम, जो पढ़ने की क्रिया है वो कंटिन्यूअस है, वो पूरी कहाँ हुई। तो ये वाक्य भी हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें कंटिन्यूअस एक्शन है, कोई परफेक्ट एक्शन नहीं है, कोई कंप्लीटेड एक्शन नहीं है। बट इफ़ आई से आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, यानी मैं इस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ। तो चुका हूँ, चुका है, चुकी है, ये एक वाक्य ऐसा है जिसको सुनने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैं इस विद्यालय में पढ़ चुका हूँ। तो प्रेजेंट के परफेक्ट एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रायकर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी हमने मेनली 3 सेंटेंसेस के ऊपर हमने वर्क किया था, एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कहता है सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। टेक्निकली हम इसको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप, हो सकता है आपके पास में ग्रामर की किताबें भी हों, और प्रायकर कई जो ग्रामर की बुक्स हैं उनमें जब भी कभी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र होता है तो वहाँ पर राइटर उसको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में भी लिख देता है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को देख के आप कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सी वर्ब है। जनरली हम जिसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं वही पास्ट पार्टिसिपल वर्ब कहलाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे गो, वेंट और गॉन इज द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ऑफ द मेन वर्ब गो। डू, डिड, डन, राइट, रोट, रिटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आया होगा कि यहाँ पर हमें क्या पता चलेगा कि किन सब्जेक्ट्स के आगे हमें हैज़ यूज़ में लेना है और कहाँ पर हमें हैव काम में लेना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स की एक टेबल आपको बताई थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस टेबल को आपको अपनी रजिस्टर, अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखना है, और ये पूरी की पूरी टेबल थ्रू आउट द टेंस आपके बहुत काम में आने वाली है। उसी टेबल पे आप दोबारा जाइए, वीडियो को जब आप रिवर्स करेंगे वो टेबल आपके सामने आएगी, और उस टेबल के अंदर ही यहाँ पर हमें हमारा प्रश्न का जवाब मिल रहा है। तो इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यदि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, ही, शी, इट या कोई भी वन नेम, तो उसके आगे आपको हैज़ लगाना है। एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल लाइक आई, वी, यू, दे, पीपल, चिल्ड्रन या मोर देन वन नेम, राम एंड श्याम, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे आपको हैव लगाना है और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का उपयोग करना है। और आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हर टेंस में रिपीट हो रहे हैं, दे आर सेम ऑलमोस्ट इन एवरी टेंसेस। और यहाँ पे कुछ सिग्नल वर्ड्स भी दिए हुए हैं जो कि इस बात की तरफ इंडिकेशन करते हैं कि यदि ये सिग्नल वर्ड्स किसी वाक्य में हैं तो ज़रूर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही वाक्य होगा, जैसे ऑलरेडी, एवर, जस्ट, नेवर, नॉट येट, सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, एक्सेट्रा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक क्विज एक्सरसाइज भी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, और हर वाक्य के बाद में पैरेंथेसिस के अंदर कुछ जगह मेन वर्ब है, तो आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल, प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल अभी आपको मैं बता चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। और कुछ जगह हेल्पिंग वर्ब के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ईदर हैज़ और हैव, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको उसको चूज़ करके आप। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट्स स्ट्रक्चर इज़ एक्सट्रीमली सिंपल। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को सीख लिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना भी बहुत ईजी है। सिर्फ हैज़ और हैव जो आपने एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में यूज़ में लिए थे उसको आपको सब्जेक्ट से पहले यूज़ में लेना है। कैसे यूज़ में लेना है आप अच्छी तरीके से समझ ही चुके हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके पहले यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैज़, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल यूज़ हेल्पिंग वर्ब हैव, प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल।
So as you can see some examples. First example, he has written a story. वो एक कहानी लिख चुका है. Has he written a story? क्या वो एक कहानी लिख चुका है? उसी तरीके से सेकंड और थर्ड सेंटेंस जो हैं इनको भी आप पढ़े. ब्लैक कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस है और नीचे रेड कलर में उनको मैंने उनके इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. इसको देखें और समझें. और अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस की. यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है. एफर्मेटिव स्ट्रक्चर यदि याद है तो सिर्फ हैज़ और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में आपको नॉट लगाना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी. तो इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्टार्ट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ और हैव, नो प्रॉब्लम, प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब आप जान ही गए होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट. तो जैसा कि यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं. ऊपर रेड कलर में एफर्मेटिव सेंटेंस है और नीचे ब्लैक कलर में उन्हीं सेंटेंसेस को मैंने उनके निगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया है. और अब आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही रिलेटेड मैंने 10 सेंटेंस दिए हैं एज एन एक्सरसाइज. और इन 10 सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंस एफर्मेटिव हैं, कुछ निगेटिव हैं. जो निगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर आपको ब्रैकेट में नॉट मिल जाएगा. एंड देयर आर सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं. जिन वाक्यों के लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल दिया हुआ है दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो जो भी अभी आपको रूल्स मैंने पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब दी है उससे आइडिया लेके और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा कि एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ पर हैज़ और हैव को काम में लिया था. लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताना आवश्यक है कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव कई बार ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए भी काम में ली जाती हैं. और इसीलिए कई बार हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव मॉडल वर्ब्स के जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम में ली जाती है. तो सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द फर्स्ट यूज़ ऑफ द हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव इज़ फॉर शोइंग द पोजेशन. यानी कि जब आपको वर्तमान में किसी भी चीज़ के ऊपर अपना स्वामित्व या अधिकार या जो चीज़ किसी के पास या आपके पास में है उसको दिखाने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं. अब यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं. लेकिन यहाँ पर हैज़ और हैव अपना एक अलग फंक्शन शो कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास में एक कार है. सेकंड सेंटेंस ही हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं. थर्ड शी हैज़ ए बिग हाउस, उसके पास में एक बड़ा घर है. राम हैज़ ए कंप्यूटर, राम के पास एक कंप्यूटर है. राम एंड श्याम हैव मैनी बुक्स, राम और श्याम के पास पे कई किताबें हैं. तो नियम यहाँ पर भी वही सेम है कि यदि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर उसके आगे हैज़ लगाइए और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके आगे आप हैव लगाइए. इसी क्रम में हैज़ और हैव का एक यूज़ और देखते हैं. कई बार हैज़ और हैव के आगे टू लगा के हम अनिवार्यता का या मजबूरी का भाव, कंपल्शन, इसको भी हम यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं. जैसे आप अपने फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं कि आई हैव टू वॉश यूटेंसिल्स, मुझे बर्तन साफ़ करने ही होंगे. तो इसको पढ़ने के बाद में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर या तो इस कार्य को करने की अनिवार्यता है या किसी कार्य को करने की मजबूरी है. उसी तरीके से आप सेकंड सेंटेंस अगर पढ़ें तो ही हैज़ टू गेट अप एट 4 AM, यानी कि सुबह 4 बजे जागने की अनिवार्यता है, उसे सुबह 4 बजे जागना ही होगा. थर्ड सेंटेंस यू हैव टू वियर स्कूल यूनिफॉर्म. कई बार किसी खास मौके पर सभी विद्यार्थियों को ये एक निर्देश दिए जाते हैं कि आपको विद्यालय की यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही आना होगा. फोर्थ सेंटेंस स्टूडेंट्स हैव टू कम इन द प्रेयर. सभी विद्यार्थियों के लिए ये अनिवार्यता है कि उनको प्रार्थना में आना है. फिफ्थ यू हैव टू डू दिस वर्क विद इन 1 आवर. तुम्हें 1 घंटे में यह कार्य करना ही होगा. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश.
आपको अंग्रेज़ी में ही बात करनी होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के परफेक्ट टेंस के अलावा भी कुछ अलग उसके उपयोग होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ा ही दिया था कि कई बार पोजेशन को शो करने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ लेते हैं, और कंपल्शन यानी अनिवार्यता और मजबूरी का भाव दिखाने के लिए भी हैव टू या हैज़ टू इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हमारी इंग्लिश की कक्षा का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। हालांकि प्रेजेंट टेंस में अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बाकी है, जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये जितने भी जो आज टेंस मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं और जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखे हैं, इनके सभी नियम, इनके सभी एग्जाम्पल्स, उदाहरण आप अनिवार्य रूप से अपनी कॉपी में भी आप लिखिए, और इसके स्ट्रक्चर्स को आप ख़ास तौर से याद रखिएगा, क्योंकि हर टेंस के स्ट्रक्चर्स आपको आगे आने वाले ग्रामेटिकल टॉपिक्स में भी बहुत हेल्प करेंगे, चाहे भले वो पैसिव वॉइस का टॉपिक हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक हो। इसलिए बहुत ही गंभीरता से जो भी कंटेंट्स आपको आज इस वीडियो में दिखाए गए हैं उसको अपनी कॉपी में लिखें और उसे याद करें। और चलते चलते आप सभी को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।